रहीम अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। आज हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ना है वर्क प्लेस पे। हमने कुछ हैजर्ड्स देखने हैं उसके, हमने उस पे उनकी प्रिवेंशन पे बात करेंगे, हम उसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, उसके टिप्स देखेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी हैंड मसाज की। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम आपके होमवर्क पे भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है सर, मैंने आपको मेल भी कर दिया है। आप मॉर्निंग वाले बच्चों को भी मेल कर दीजिएगा और इवनिंग वाले बच्चों को भी मेल कर दीजिएगा। जिन जिन बच्चों को लेट होमवर्क की टेंशन थी, आज आपको टाइम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और अपनी हड्डियों के कड़ाके योगा करके बिल्कुल नहीं निकालने। ठीक है जी। उसके अलावा हम और क्या करेंगे, उसके अलावा भी हम साथ साथ काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं डेफिनेशन की तरफ आती हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ जी। हमने जब से वेरी फर्स्ट डे से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। हमने बहुत सारी टिप्स भी पढ़ी हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट सेट है टेक्निक्स का, एक प्रोग्राम है जो हेल्प आउट करता है हमें डील करने के लिए हमारे स्ट्रेसर्स को। ठीक है जी। और ये पॉजिटिव एक्शन करता है स्ट्रेसर के इफेक्ट्स को पॉजिटिवली कम करने की। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्क प्लेस पे क्या होता है, जब हम लोग अपनी डेडलाइन को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या अपनी किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए ओवर थिंक करते हैं, तो तब स्ट्रेस होता है। ठीक है। तब होता है जब हम हमारे से एक डिमांड की जा रही है और हम उन एबिलिटी पे लैग कर रहे होते हैं, हमारी एबिलिटीज उस डिमांड पे लैग कर रही होती हैं, उनमें विल नहीं होता या हम उस पर पहुंच नहीं पाते। तो तब स्ट्रेस जो है वो आ जाती है। जब स्ट्रेस आ जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी ओवरऑल एक्टिव प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी जो बाकी रूटीन की एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से वर्क प्लेस के अलावा अलावा वर्क प्लेस जो है हमारी लाइफ में डिफरेंट तरह से हमें डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है जी। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था कि वर्क प्लेस स्ट्रेसर जो है वो 70% एक्सीडेंट की वजह बनती है वर्क प्लेस पे। उसके अलावा 50% एब्सेंटिज्म जो होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। जो एसोसिएटेड कॉस्ट है स्ट्रेसर से रिलेटेड वो 300 बिलियन है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम, तो मैंने हैजर्ड्स बताए हैं डिफरेंट तरह के। ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स देखते हैं। लीडरशिप, कमिटमेंट, सपोर्ट एंड प्रियोरिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। साइकोलॉजिकल रिस्क हैजर्ड्स की बात करते हैं, जॉब कंटेंट। अच्छा, सबसे पहले जॉब कंटेंट को अगर देखें तो जब हम लोग फर्स्ट डे किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे सामने एक कंटेंट रख दिया जाता है। आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर सिलेक्शन, आपसे 3 दिन का डेमो लिया जाता है। डेमो कुछ जॉब्स में डेमो लिया जाता है, कुछ में डेमोज नहीं लिया जाता, डायरेक्ट आपको हायर कर लिया जाता है। तो अच्छा जी, जॉब कंटेंट क्या होता है? जॉब कंटेंट आपके सामने कुछ पॉलिसीज को साइन करने के बाद आपके सामने रखा जाता है कि क्या क्या उनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या आपकी ड्यूटीज होंगी जिन्होंने आपने फुलफिल करना होगा, किस तरह से करना होगा, कितने टाइम पीरियड में करना होगा, किस तरह से आपको सुपरवाइज डील करेगा, किस तरह से आपने अपने काम को लेके चलना होगा। वो सारा जॉब कंटेंट आपके सामने रख दिया जाता है। जब एक दफा से जॉब कंटेंट आपके सामने रखा जाता है तो आपके सामने आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई बंडल ऑफ प्रेशर जो है ना वो आप पे आ गया है। और उस बंडल ऑफ प्रेशर की वजह से आप स्ट्रेस आउट होते हो। क्यों स्ट्रेस आउट होते हो आप? क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं यार ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती ना आपने क्या करना है। इवन पूरा फर्स्ट वीक जो है वो आपको नहीं पता होता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता 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 करके आपको 1.5 हफ्ता लगता है, आपको समझ आनी शुरू होती है चीजें, आप आहिस्ता आहिस्ता करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 दिनों में समझ लेते हैं, लेकिन ओवरऑल मोस्टली को 1 वीक के अंदर अंदर आपको नो हाउ हो जाती है कि क्या क्या आपकी जॉब की डीलिंग होगी, किस तरह से अपने अपने क्लाइंट को डील करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करिए, आपके काम क्या क्या। इस तरह से करते करते ये ट्रायल बेसिस पे चलता है। रेदर देन ट्रायल बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहते हो तो वो आपका जो जॉब है वो कंटिन्यू होती रहती है।
ठीक है जी। जॉब कंटेंट जो है वो हमें स्ट्रेस देता है, लेकिन हमने इसकी स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि हम लोग लर्न कर लेते हैं। हम लोग वहाँ लर्न करने के लिए किए होते हैं। हमारे जो ऊपर सुपरवाइजर है, हमारा बॉस है, वो वहाँ बैठे इसलिए होते हैं ताकि वो हम लर्न कर सकें। मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देती हूँ, अभी भी मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि द वेरी फर्स्ट डे जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये आपने काम करनी है, इस तरह से हम काम करवाते हैं। ठीक है जी। सेकंड जॉब पे तो वैसे ही मुझे आइडिया था, क्योंकि वो सेम वो भी ऑटिज्म सेंटर था, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी ऑटिज्म सेंटर ही था। तो फर्स्ट वाले में मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ था। मैं किसी के रेफरेंस से गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, थोड़ा सा उन्होंने मुझे गाइड भी किया, लेकिन फिर भी जब जॉब का कंटेंट देखा तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक में सब कुछ आप लर्न कर लेते हो और वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। इस वजह से जॉब कंटेंट से बिल्कुल परेशानी होना, 2 दिन की बात होती है, 3 दिन की, मैक्स वीक की, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप जो है वो आपको खुद से मेंटेन करना पड़ता है, अपने बॉस के पास, अपने कोलीग्स के साथ जाके बैठो, उनके साथ बात करो, अच्छे तरीके से डील करो। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेरी फर्स्ट डे आप इंप्रेशन डालते हो, आपका वो थ्रू आउट आपका इंप्रेशन चलता है। उसके अलावा अप्स एंड डाउन जितने भी आते हैं, तो लेकिन वो चीज़ जो है ना वो फर्स्ट वाली जो होती है वो होती है। तो इस वजह से कोशिश करो जब भी जॉब के लिए जाओ, अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़े। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखा जाए तो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस इटसेल्फ होती है। यानी आप यूं समझ लो कि हमारे पास एक स्ट्रेस का बॉस है, आपकी जो बॉक्स है, ठीक है, आपका ऑफिस जो है वो एक बॉक्स है स्ट्रेस का, जिसके अंदर आपने जाना है। ठीक है जी। और उसने आपको हर तरफ से घेर लेना है। ठीक है जी। आपके ऊपर वर्क लोड भी आएगा, वर्क प्रेशर भी आएगा, डेडलाइंस भी आएंगी, बॉस की डांट भी आएगी, कोलीग्स की जो होती है, जब ज्यादा सारी आपकी एबिलिटीज बाहर आनी शुरू होती हैं, आप काम करते हो ना, तो सारे शुरू शुरू में आपको कहते हैं बड़ा बनता फिर रहा है, 2 दिन में से पता लग जाएगा होने क्या वाला है यहाँ। ठीक है। आप पॉजिटिव वे में चलने की कोशिश करो तो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके आते हैं कि बॉस तो ऐसा, फलाना ऐसा ऐसा, आप इधर उधर की बातें सुन सुन के आप बहुत फेडअप हो जाते हो पहले 2 वीक्स में, क्या हाय अल्लाह यार ये भी होता है यहाँ, अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब ये तो देखी सुनी हुई बात होती है ना, तो हम लोग वैसे ही ज्यादा बिलीव करते हैं देखी सुनी बात पे। तो ये चीज बहुत मैटर करती होती है। तो बेहतर है कि आप जो न्यू बंदा है आप उसे वेलकम कहो, बजाय इसके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा हो कि आने वाले को आप इतना डरा दो कि वैसे ही डर के भाग जाए। वर्कलोड एंड वर्क प्लेस, ये तो वैसे ही मतलब आप समझ लो एक ही वर्ड है, एक कहते हैं वर्कलोड है, बेटा करने ही हम वहाँ काम जाते हैं, जब हम काम करने जाएंगे तो ऑब्वियसली वर्क स्ट्रेस तो आएगा ही ना। ठीक है जी। वर्क शेड्यूल है, कंट्रोल है, रोल इन ऑर्गेनाइजेशन है, कैरियर डेवलपमेंट, होमवर्क इंटरफेरेंस। ठीक है जी। आगे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, रेजिलियंसी है, सेल्फ एफिकेसी है, एंड कॉपिंग है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो हमने पीछे भी पढ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं? साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो होते हैं वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं। ठीक है जी। इतना समझ आ गया सबको? मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रही, मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूंगी अपनी। अच्छा जी। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इस डाटा को लेके आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है। ओके जी। आगे हम आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। एग्जैक्टली सायरा जुल्फकार। अच्छा जी, सिद्रा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। सिद्रा, मैं बिल्कुल आती हूँ आपकी एक्सपीरियंस की तरफ, हम लोग इसे भी ऐड करेंगे। सिम्टम्स की तरफ आते हैं जी। सिम्टम्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट फिजिकली। अच्छा जी। अच्छा, जो स्ट्रेस की सिम्टम्स होती है हमारी फिजिकली भी होती हैं, कोग्निटिवली भी होती हैं और इमोशनली भी होती हैं। फिजिकली क्या होती है? हेडेक हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम आ जाती है, पेन्स हैं, फिटीक है, ईटिंग है, एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है। अगर आप काम कर रहे हो स्पेशल नीड्स के साथ, या आप किसी, यार फटीक जो है ना हर जॉब में आती है। ठीक है। हेडेक भी हर जॉब में होता है, पेन भी हर जॉब में होती है, ईटिंग स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हर जॉब में होती है। लेकिन जो स्पेशल नीड्स के साथ होता है ना, वो तो आप ना ही पूछो। उसमें आपके बाल भी खींचे जा रहे हैं, उसमें आपको थप्पड़ भी लग रहे हैं, आपको नाखून भी लगते हैं। मैं फर्स्ट जब पहली दफा जब मैंने ऑटिज्म के साथ काम किया था, तो फर्स्ट डे क्या सीन हुआ, एक इंटर्नी थी हमारे साथ। तो सामने जो क्लाइंट था उसके पास ना पैक बोर्ड था। पैक बोर्ड समझते हो ना, एक
ये कह लो कि जैसे आजकल यूज हो रहे हैं एबीसी वाले या कुछ इस टाइप के ना, वो पैक बोर्ड था बच्चे के पास, उसने उसे नहीं पता था कि ये बच्चा रेड फ्लैग भी नहीं देता और इस तरह से हमला कर देता है। आपको जब जाते हो तो आपको बता दिया जाता है क्लाइंट की कंडीशन कैसी है, आपने किस तरह से उसे डील करना है। उसने पैक बोर्ड उठा के घुमाया और उसके होंठ पे लगा और उसका होंठ फट गया। ठीक है, पास हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल था, मैं वहां थी, एक और मेरी कोलीग वक्त आवर थी, हम लोग उसे उठा के हॉस्पिटल लेके गए और सारी वो स्टिचिंग वगैरह का प्रोसीजर चला। बात ये होती है कि जब आप जाते हो आपको रेड फ्लैग्स, आपको हर चीज देख लेनी पड़ती है। ठीक है, ये फिजिकली स्ट्रेस जो होती है ये इस वजह से भी आती है कि मतलब मैंने उसे देखा तो मेरे कहा मैंने कहा यार इसका आज होंठ फटा, कल मेरा सर फटेगा। तो इस चीज ने मुझे डराया जरूर, लेकिन मैं डरी नहीं क्योंकि मुझे शौक था उनके साथ काम करने का। तो इस वजह से ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये आपको हर तरह से डिस्टर्ब करती हैं, फिजिकली भी, हेडेक भी, फिटिक भी। आप में से बहुत सारे साइकोलॉजी के बच्चे हैं, आप लोग आगे ऑटिज्म सेंटर्स में जाएंगे और किसी भी सेंटर में आप जाके जॉब करेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रेसेस देखने, हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, कोग्निटिवली अगर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल आ जाती है कंसंट्रेटिंग में, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग और रिमेम्बरिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग इस तरह से है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को साथ लेके चले। ठीक है जी, ताकि उनमें इस चीज की ना हो कि हमें तो कहीं एडअप किया ही नहीं जा रहा, हमारी तो सुनी नहीं जा रही। ठीक है, उसके बाद इमोशनली देखा जाए तो फीलिंग डाउन, टेंस एंड इरिटेटेड। प्रिवेंशन देखते हैं अब। और जब प्रिवेंशन वर्क प्लेस स्ट्रेस में सबसे अच्छी प्रिवेंशन वो होती है जब कि ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए इंडिविजुअल और एम्प्लॉयर दोनों मिलके जब काम करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ये दोनों को मिलके काम करने से हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कम हो जाती है। देखें, जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके काम कर रहे होंगे तो जिनकी स्ट्रेस मैनेज हो रही होगी और ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसमें भी चेंजेस आ रही होंगी, क्योंकि हर बंदा अपना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू देगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए ऑप्शंस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास। जब ढेर सारी ऑप्शंस आएंगी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होगा उन चीजों में से बेस्ट चीज को निकालना। ठीक है, इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी टेंशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एटमोसफेयर को बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप भी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, बॉस बनोगे, तो तब आपको ये चीजें आपके काम आएंगी। अभी आप कह रहे होगे कि भाई हम लोग ये स्ट्रेस कम करने हैं, हमें कंपनी में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा ये चीजें जो है ये हमारे सिर्फ किसी भी कंपनी पे नहीं, आप किसी भी वर्क सेटिंग पे चले जाओ, किसी भी वर्क प्लेस पे चले जाओ, ये डिफरेंट तरह से ये जो चीजें हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगी। आज आप मैनेजर बन रहे हो, कल आप बॉस बनोगे, आप कुछ भी बनोगे, तो ये चीजें आपको थ्रू आउट हेल्प आउट करेंगी। क्योंकि माशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कंटिन्यू करना है, कुछ ऐसे हैं जो कर चुके हैं, वो जॉब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वजह से ये चीजें भी जरूरी हैं कि हमने वर्क प्लेस पे अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल करना है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन हमसे अगर एक्सपेक्ट करती है कि हम कौन से सजेशन देते हैं, तो उसके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा जी, कंपनी को स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? लीव देनी चाहिए, रेस्ट देना चाहिए और ब्रेक्स देनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए एक्सरसाइज को और मेडिटेशन को विद इन और आउटसाइड द वर्क आवर्स। ठीक है जी, इंश्योर द वर्कलोड इज इन लाइन विद वर्कर्स एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। इंश्योर करना चाहिए वर्कलोड को वर्कर्स की एबिलिटी एंड रिसोर्सेज के इक्वल। encourage अच्छा जी, provide stimulation and opportunities for workers to use skills, boost workplace morale by creating opportunities for social interaction। अच्छा जी, सोशल इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज को बनाना चाहिए ताकि मोरल डाउन ना हो वर्क प्लेस पे। उनके एनर्जी बूस्ट अप होनी चाहिए, न्यू न्यू बोनसेस देने चाहिए, अपडेशन लानी चाहिए, अपडेट करना चाहिए, ताकि बच्चों को लगे या एम्प्लॉयज को लगे कि वो एम्प्लॉयज को लगे कि वो जी किसी ऐसी जगह पे काम नहीं कर रहे जहाँ उन्हें कुछ लर्निंग नहीं मिल रही। क्योंकि लर्निंग आपकी बहुत जरूरी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसान तब तक रह सकता है जब तक उसे लगता है कि उसकी लर्निंग हो रही है। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब तब क्विट की थी जब मुझे लगा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अब मुझे लर्न करने के लिए कुछ नहीं रहा। इस वजह से आपको हमेशा अपनी जो है यूं कह लें कि अपनी टीम को अपनी पॉइंट पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे के लिए आपको नई नई चीजें लानी चाहिए ताकि उनमें बूस्टअप हो, उनकी एनर्जी बूस्टअप हो, उनको नई नई चीजें सीखने को मिले, उनको नए नए मेथड्स मिले, नई नई क्रिएटिविटी आए उनमें।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है जी। क्लियरली सेट आउट वर्कर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर को अच्छी तरह से डिफाइन कर देना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। Encourage participation in decision making that affects individual roles. Encourage encourage open communication. Establish no tolerance policy for workplace discrimination. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? engage an external consultant to suggest a fresh approach to any existing issues. ठीक है जी, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल कंसल्टेशन बहुत जरूरी होती है। हम लोग जैसे कि मैं आपको हमेशा स्पेशल नीड्स की एग्जांपल देती हूँ, इसमें हमारी जो एपीए है और या हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग मोस्टली उनकी स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज करते हैं, उनकी स्टैंडर्डाइज चीजें यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटिज्म पे अभी इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा, या हमने कोई भी न्यू चीज या कोई भी न्यू थेरेपी, इवन हम लोगों ने वॉशरूम ट्रेनिंग करानी है या उसका प्रोसीजर होता है पूरा एक ना, इवन आपने एक बच्चे को वॉशरूम ट्रेनिंग करवानी है, उसके लिए पूरा एक स्केड्यूल, पूरा एक विजुअल स्केड्यूल आपको फॉलो करना पड़ता है, बच्चे के लिए कार्ड्स बनाने, किस तरह से हमने उन्हें लर्न करवानी है चीजें। तो ये कंसल्टेशन जो है ये हमें कहाँ से आती है? ये हमें एक्सटर्नल कंसल्टेशन आती है। आरबीटी की ट्रेनिंग दी जाती है, रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन सिखाई जाती है। ठीक है, उसके थ्रू जो है हम लोग लर्न करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, जब आप इस फील्ड में आओगे आप समझोगे कि ये एक्सटर्नल चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रिएट फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज टू इनकरेज वर्क प्लेस बैलेंस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं किया जाता, और देखा नहीं जाता कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आजकल मैंने सुना था कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो कि बच्चों को की काउंसलिंग वगैरह भी किया करेगा, जो स्टाफ की काउंसलिंग भी किया करेगा, लेकिन अभी तक देखने में आया नहीं है, सुनने में आया था। होप्स हो कि आगे ये चीज भी हो। ठीक है जी। एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा जी, आ जाते हैं हेल्थी वर्क प्लेस। एक हेल्थी वर्क प्लेस क्या होती है? आपके सामने पिक्चर भी है, साथ मैंने डिफाइन भी कर दिया है। गेट स्टार्टेड विद लीडरशिप, आइडेंटिफाई नीड्स, टेलर्ड एक्शन ऑन मॉनिटर एंड रिव्यू। ठीक है जी, लीडरशिप के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए, जो नीड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद टेलर्ड एक्शन होने चाहिए, मॉनिटर एंड रिव्यू होने चाहिए। अच्छा जी, पर्सनल स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। उससे पहले 7 मैसेजेस हो गए हैं, मैं बिल्कुल आपकी थोड़ी देर में ये मैं साइड खत्म कर लूँ, फिर मैं आपके मैसेजेस की तरफ आती हूँ। हाँ जी, पर्सनल समझ आ रही है ना सबको? यार जहाँ नहीं आ रही मुझे वहां रोक लिया करो, और आवाज का भी अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दिया करो। और इतनी लंबी 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 डिस्कशन हो रही है। अच्छा जी, माहम कह रही है आवाज आ रही है, समझ भी, वेरी गुड माहम। सिद्रा क्या कह रही है? राइट मैम, न्यू मेथड मस्ट है, टाइम के साथ साथ हर चीज चेंज होती है, सिचुएशन भी को देखते हुए मेथड्स को स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सिद्रा, आपने बहुत एग्जैक्ट बात की है। ठीक है जी, आवाज कम है मैम। मारिया, अब आपको आवाज आ रही है? मैम मेरा एक्सपीरियंस भी बता दें जॉब का। अच्छा जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जॉब का। ठीक है जी। मैम ऐसा भी तो होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि आप खुद ग्रूम करते हो और ये इम्प्रेशन एंड हो जाता है। सुंदर बेटा, ऐसी ही बात है बिल्कुल, कि जब आप अपने आप को, मैंने कहा ना कि क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसिज्म तो मस्ट है यार। पहले क्रिटिसिज्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप ग्रूम करते हो तो वो चीज होती है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन की बात इस वजह से की है कि अगर हम लोग 100% तैयार होके गए और हमारा पहला एक्सपीरियंस ही अच्छा रहा है, तो बंदा आगे से, और आपकी फैसिलिटीज होती है कि उन्हें पता होता है कि ये बंदा है, हाँ भाई अच्छा है, और इसमें नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं कैसा होता है। अच्छा जी, राबिया एग्जैक्टली सायरा, ओके जी, सायरा ने पता नहीं क्या कहा है। राबिया, मैं ऊपर से पढ़ती हूँ तो फिर मैं भी एग्जैक्टली कहूंगी अगर ऐसा ही हुआ तो। यस मैम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत फनी था, आज तक याद करते हैं सर। कहते हैं जब मुझे हंसना होता है तो मैं आपके रिटर्न इंटरव्यू पढ़ लेता हूँ और हंसता हूँ। सायरा, सिद्रा यार आप हमसे भी डिस्कस करना, हम भी हंस लें थोड़ा सा।
जी, हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं रहना, चेंज भी हो जाता है। जी बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा जी, आ रही है आवाज। माइन वन वाज बोथ गुड एंड बैड। ऐसे ही होता है आयशा बेटा, किसी का बहुत अच्छा जाता है, किसी का अच्छा नहीं जाता, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा बुरा होता है। मतलब देखो ना, वैरायटीज है ना, किसी का कैसा रहा, किसी का कैसा रहा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है, वो इसकी एक बात बनी हुई है, तो डेफिनेटली ऐसा भी होता है। लेकिन आप अपना साथ साथ टाइम जो है उससे मैनेज करके अपने आप को प्रूव करते हो, अपनी एबिलिटीज इनहांस होती है, वक्त के साथ साथ आपकी ग्रूमिंग होती है, तो जाहिर है एमी तो नहीं ना, आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है गुलनार, एग्जैक्टली पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ठीक है आयशा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, आ जाते हैं पर्सनल स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट आर टू। अच्छा जी, जी सेट समन, ऐसे है कि रियलिस्टिक 10 मिनट पढ़े हैं, डेडलाइंस। तो 10 मिनट के बाद ना इसी लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लें सब लोग, तो सेशन एंड हो जाएगा। तो इसी लिंक से सब लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, आप सब ने सेम लिंक है, सेम पासवर्ड है, आपने इसी से ही दोबारा से रीज्वाइन कर लेना है जैसे ही ये बंद होगा। ठीक है जी सर, ओके भी कर दिया सबने। 10 बज के 26 मिनट हुए, मेरा ख्याल है 40 पे बंद होगा, तो ये स्लाइड तो हो ही जाएगी, बल्कि इससे नेक्स्ट भी हो जाएंगी। पता नहीं मेरी एकदम से इतनी स्पीड क्यों बढ़ गई है, मेरी भी एनर्जी बूस्ट हो गई है। अच्छा जी, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस हैं, टेक अ लंच ब्रेक, गो होम ऑन टाइम, टेक योर हॉलीडे लीव। अच्छा यार, ये टेक योर हॉलीडे लीव ना, अगर आपको एक लीव मिलती है ना, एक मंथ में एक लीव है, तो मेरी तरह इस चक्कर में बिल्कुल ना रहना कि अपना जो क्या उसे कहते हैं, क्या बढ़ाने के लिए, क्या मैं कहूँ उसे, अपनी रेपो अच्छी करने के लिए या अपनी रेपो बनाने के लिए छुट्टी ना करो। यार मैंने फर्स्ट 6 माह में एक छुट्टी नहीं की थी, बाद में मुझे अफसोस हुआ कि उनकी तो मेरी तो वो पे भी डिडक्ट नहीं होगी, तो मैंने छुट्टी क्यों नहीं की। तो यार अगर आपके पास लीव का एक ऑप्शन होता है तो आप जरूर लीव करो, लेकिन अगर आपकी लीव बैंक में से कट रही है तो फिर जरा ध्यान से छुट्टी करनी है। ठीक है जी, लेकिन आपको ब्रेक लेनी चाहिए। मुझे मेरी कोलीग्स कहती होती थी, अल्लाह का वास्ते कभी तुम भी छुट्टी कर लिया करो, और अब तब से मैंने ऐसी छुट्टियां करनी शुरू की है ना, मतलब एक मंथ में तो मैं मस्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, पार्टिसिपेट इन वर्क फंक्शंस, establish open and professional communication, respect other employees, do not tolerate discrimination of any sort, report an instance, sign up for workplace training programs to develop and improve your skills if required, seek therapy to manage and develop skills to cope with workplace stressors, and develop a healthy work life balance, creating time for exercise। ठीक है जी, ये हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज थी जो कि हम किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी वर्क सेटिंग में हम लोग अप्लाई करके, पर्सनल स्ट्रेटजीज अप्लाई करके हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, रियलिस्टिक डेडलाइंस दे, इतना ढेर सारा वक्त कह के आपको ये कह देना फ्राइडे की इवनिंग में आपको काम देने हैं, आपको कह दें मंडे मॉर्निंग आपने 12 बजे सबमिट करवाना है, तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि बीच में रहता है, वो बंदे का फैमिली टाइम होता है, उसमें आप ये चीजें अगर करने बैठ जाओगे तो आप बर्नआउट कर जाओगे। कि एक सैटरडे संडे पूरे वीक में आ रहा है, इतना आप ऑलरेडी स्ट्रेस हो, उसमें भी आप बैठ के ऑफिस वर्क ही करो, तो ये चीजें लिए मुश्किल हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी चाहिए कि आपको रियलिस्टिक डेडलाइन दी जाए। लंच ब्रेक बहुत कंपलसरी है। अगर बंदा सुबह थ्रू आउट कह लो कि 8 या 7:30 से उसने नाश्ता किया हुआ है, जो कि मेरे साथ होता है, और जाके वो फिर 3 बजे खाना खा रहा है, तो उसकी एनर्जी डाउन होनी है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीच में आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम 8 o'clock है, तो एटलीस्ट आपको 12 बजे एक टी ब्रेक लाजमी मिलनी चाहिए। जी, गो होम ऑन टाइम। 4 बजे जैसे ही आपका ऑफ हो, घर भाग जाओ, बिल्कुल 1 मिनट भी ऑफिस में स्टे नहीं करो। अपनी हॉलीडेज को यूटिलाइज करो, जरूर लिया करो। अपना काम घर पे लाने की कतन जरूरत नहीं है, घर का टाइम घर का टाइम है, आपका सेल्फ टाइम है, वो माई टाइम को यूटिलाइज करो। अपने जॉब के टाइम पे जॉब का काम करो, घर में आके फैमिली को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। ठीक है जी, वर्क फंक्शन जितने भी हमें पार्टिसिपेट करो, जैसे कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन पे वर्क करो, उन्हें टाइम दो। अब
अपनी रिस्पेक्ट के लिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। आप रिस्पेक्ट करोगे तो कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है जी। इसलिए रिस्पेक्ट अदर्स एम्प्लॉयज। आगे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये नीचे एक दो पॉइंट्स हैं कहते हैं, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत आसान लफ्जों में बिल्कुल लिखे हुए हैं कि थेरेपी लें, अपने स्किल को मैनेज करें, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस को कॉप करने के लिए जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं उन्हें यूज करें, हेल्थी वर्क प्लेस बनाएं, एक क्रिएटिंग एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, ठीक है जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि इम्प्रूव कर सकें स्किल्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं, अभी हैं कुछ टाइम। अच्छा जी, स्ट्रेस मैनेज एडवांटेजेस हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्प्लॉय। मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं मारी, समझ आ रही है ना सबको? मुझे यूनिंग, ओके जी, ओके ओके गुड। यार ये जो ऑफिस वाले जो है ये घर के लिए काम देते हैं ना, इन्हें इन्हें कहो, इन्हें बताओ। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। समटाइम्स कंसेप्टिव लेक्चर होते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है यार, थ्रू आउट आपकी कंसेप्टिव। आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आपकी जो ब्रेन को किसी भी चीज को इंड्यूस करने के या अपने ब्रेन में जस्ट करने की जो टाइम है ना, वो 45 मिनट्स है। 45 मिनट के बाद ब्रेन वो चीज विदाउट ब्रेक वो एक्सेप्टेंस खत्म कर देता है उस चीज की। तो आपको 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। आपने भी मोस्टली देखा होगा कि आप कंटिन्यूसली 45 बैठ के 45 मिनट की अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो 40 पहले फर्स्ट 45 इवन 30 मिनट्स आप बहुत गौर से देखते हो, बाकी 10-15 मिनट तो आपका ब्रेन पता नहीं कहाँ जाता है, आप सो जाते हो बीच में। तो इसके लिए ना दरमियान में ब्रेक लेना, चाहे 5 मिनट की लो ब्रेक जरूर लिया करो। ऐसा ही है, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम पीरियड शॉर्ट होता है तो लेक्चर वगैरह कवर कराने होते हैं। हमारी 2 आवर्स की क्लास होती है बेटा। लुबैना ये सीन है हर जगह पे है, लेकिन आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हर 45 मिनट के बाद इवन क्लास से जाने की बेशक परमिशन ना दें, 5 मिनट की ब्रेक दे जाएं, 2 मिनट की ब्रेक दे दें, ताकि बंदे का थोड़ा माइंड वापस आ जाए। अच्छा जी, गाजिया क्या कह रही हैं? मेरा मैम हमारा लेक्चर 1 आवर 15 मिनट का होता है, अक्सर टीचर उसमें भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। बेटा हर जगह पे यही होता है। अच्छा, मैं जब जब बेटा कहती हूँ ना, मुझे किसी ने कहा कि मैं बेटा बहुत बोलती हूँ, मैं जब जब बेटा कहती हूँ मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ। जिसने भी क्या अल्लाह पूछे आपको। तो अच्छा यार, अब बोलती हूँ तो क्या कर सकती हूँ। बट स्कूल में बहुत मुश्किल से ब्रेक मिलती है टीचर्स को। नूर, लगता है आप किसी स्कूल में जॉब करती हैं। यार मेरा भी यही हालात है, मैं क्या करूँ, मैं किस किस को समझाऊं। अच्छा जी, मरियम क्या कह रही हैं? बट यूनी टीचर्स ओवरलोड आपके ऊपर चला गया है। मैं मैसेज पढ़ ही रही थी। कोई नहीं, साइकोलॉजी वालों के आपस में चलता है। ठीक है जी। मैम मेरी क्लास 3 आवर्स की होती है विदाउट एनी ब्रेक, फिर कुछ समझ नहीं आता। यार ऐसा ही है बिल्कुल, ये देखिए सच्ची बात है कि मतलब आपका 45 मिनट तो आप बड़ा अच्छा सा लेते हो। अगर इसी में टीचर आप पे एक एहसान कर दे, बीच में 5 मिनट की ब्रेक दे दे, तो बच्चों को सारी समझ आ जाए। टीचिंग इन स्कूल इज द मोस्ट पिंचिंग जॉब एंड दे पीपल स्टक द ब्लड ऑफ टीचर्स, स्टक द ब्लड ऑफ टीचर्स। अच्छा जी, ऐसा ही है रुबीना। यार हर रुबीना ऐसा भी है भी नहीं है हर जगह पे। कुछ जगह पे बहुत बहुत मतलब अच्छा कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में मोस्टली ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट में तो ऐसी मौजें होती है ना, लेवल की। अच्छा जी, मुनज़्ज़ा कह रही है वो तो फ्री होती हैं फिर भी दिमाग कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। मुनज़्ज़ा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह करे आपका दिमाग कुछ भी एक्सेप्ट करना शुरू करे, तो आपके लिए भी कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स वगैरह हैं तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, याद से, तो फिर मैं आपको ज़रूर दूंगी। अच्छा जी, 34 मिनट्स हो गए हैं। मैं एडवांटेजेस खत्म करके दोबारा आती हूँ आपकी चैट की तरफ, फिर हम लोग इस पे भी बात करते हैं। क्योंकि हमारी 40 मिनट के बाद ये खत्म होगी, तो 40 मिनट के बाद हमने वो भी देखना है। देखना क्या है, मैंने आपको सिखाना है।
बल्कि आपने मेरे साथ करना है उस ब्रेक में, ये जो ब्रेक नहीं होगी, ये जो हमारी वीडियो एक दफा बंद होती है ना, तो उसमें भाग के लोशन पकड़ लाना है आप सबने एक एक अपने पास, क्योंकि हम मसाज करेंगे आज। ठीक है जी। टू द ऑर्गेनाइजेशन में एडवांटेजेस हैं: a well managed, healthy and safety program, a positive and caring image, improve staff morale, ये बहुत जरूरी होना चाहिए, reduce staff turnover, reduce staff turnover, यार इसे तो बहुत जरूरी पॉइंट है ये, increase productivity, reduce healthcare insurance cost। ठीक है जी। टू द एम्प्लॉय इज सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट, दैट्स वेरी कंपल्सरी। हेल्थी और सेफ इन्वायरमेंट लाजमी होना चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेस है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव्ड हेल्थ, इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ वेल बीइंग, इनहांस्ड सेल्फ स्टीम। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये काम जो कि हम वेरी फर्स्ट डे से कर रहे हैं। उस पे काम कर रहे हैं, कर रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है स्ट्रेस वर्सेस बर्नआउट। अच्छा जी, स्ट्रेस और बर्नआउट में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, स्ट्रेस जो होती है ये इनविटेबल होती है, यानी हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इससे आना ही आना है। बेहतर है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उन्हें अप्लाई किया जाए और उससे पे काबू पाया जाए। बर्नआउट जो होता है ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। ये जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले और बहुत ज्यादा थक जाए अपने वर्क से, सेम रूटीन से, तो तब बर्नआउट आता है। ठीक है जी। ये इमोशंस आर ओवर एक्टिव हो जाते हैं स्ट्रेस में, प्रोड्यूस अर्जेंसी एंड हाइपर एक्टिविटी, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लीड्स करती है एंजाइटी डिसऑर्डर को, और प्राइमरी डैमेज इज फिजिकल। बर्नआउट क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? इमोशन आर ब्लंटेड, प्रोड्यूस होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन, लीड्स टू डिप्रेशन एंड प्राइमरी डैमेज इज इमोशनल। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं हम, फैक्ट्स हैं जी। अच्छा जी, stress has been referred to as a killer as it can cause heart disease, blood pressure, chest pain and an irregular heartbeat। एक चीज, सिर्फ एक स्ट्रेस हमें हार्ट डिजीज भी दे रही है, हार्ट हाई ब्लड प्रेशर भी दे रही है, चेस्ट पेन पेन भी दे रही है, और इरेगुलर हार्ट बीट भी दे रही है। ठीक है जी। तो इससे बचना है, इंशाल्लाह हम बचेंगे। अच्छा जी, फिर क्या है? स्ट्रेस जो है ये हमारी हेयर लॉस की वजह बनती है, यार ये आजमाई हुई बात है। दैट कैन हैपन अप टू 3 months आफ्टर ए स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, जिसे अपने बाल प्यारे हैं ना, वो स्ट्रेस लेना छोड़ दें। स्ट्रेस अकाउंट फॉर 30% ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी इन कितना मुश्किल वर्ड है यार, इनफर्टिलिटी यार, ये समझते हो ना आप इस चीज को? Problems in women stress can cause spasms in the fallopian tubes and अच्छा, सिंपल बात ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, जब जो औरतें स्ट्रेस लेती हैं, जो ड्रग्स लेती हैं, ये चीज़ें आपको और आपके जो प्रेगनेंसी है उसको बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। ये जब एक वुमेन है, जब वो क्या कहते हैं उसे यार, कंसीव करती है, ठीक है जी, तो हमारे जो स्पर्म हैं इनकी डिसफंक्शनल शुरू हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है जी। इस चीज का भी हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्ट्रेस जो है ये कॉज करती है वेट को, वेट गेन हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस से। रुबीना, आप इन सबको बताओ कि स्ट्रेस से वेट कितना ज्यादा गेन होता है। ठीक है जी। ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है, हम लोग मोटे हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर हम लोग मोटे हो जाते हैं, फिर मोटे होने की भी स्ट्रेस होती है। मुझे मोटे होने की बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। ठीक है जी। कोरिलेशन हैज बीन फाउंड बिटवीन स्ट्रेस एंड द टॉप 6 काजेज ऑफ डेथ। देख लें, सुन लें भाई, स्ट्रेस जो है ये टॉप 6 काजेज ऑफ डेथ की है, जिसमें कैंसर है, लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स एंड सुसाइड्स हैं। ठीक है जी। हाँ। अच्छा जी, वन पॉजिटिव नोट, ये काम की बात है। वी कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल बाय लाफिंग। ज्यादा ज्यादा हंसा करो, खुश रहा करो। पहले भी बात की है ना हमने इस पे कि हमें खुश रहना है।
ठीक है जी। उसके अलावा चॉकलेट खाने से, डार्क चॉकलेट लेने से स्ट्रेस कम होती है, हमारे हार्मोन्स जो डैमेज होते हैं स्ट्रेस की वजह से। चॉकलेट खाओ, दांत खराब करो और फिर डेंटिस्ट को विजिट करो, फिर पैसे लगाओ, फिर और स्ट्रेस में चले जाओ। ये चीज भी होती है। लेकिन इतनी चॉकलेट्स नहीं खानी हमने, क्योंकि चॉकलेट खाने से शुगर लेवल हमारा ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा हाइपर अरोजल ज्यादा हो जाता है। हाइपर अरोजल ज्यादा होगा तो हमारी जो है हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। हाइपर एक्टिविटी जब ज्यादा हो जाती है हमारी हाइपर अरोजल की वजह से, तो हम फटाफट चाहते हैं कि हमारे सारे काम हो जाए, और हम क्योंकि हम फटाफट सारे काम एक ही दिन में सब कुछ खत्म नहीं कर सकते, क्यों, तो फिर स्ट्रेस और होती है। तो मतलब ये गोल चक्कर है, तो वो फिर आके बात वहीं की वहीं रह जाती है। बेहतर है डार्क चॉकलेट खाओ, थोड़ी देर के लिए अपनी स्ट्रेस को रिवील जरूर करो, लेकिन इतना भी ना खाओ कि ये साइकिल ही चल पड़े। Stress is responsible for altering our blood sugar level, which can lead fatigue, etc. 17 चैट्स हो गई हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं इन्हें मीठा नहीं पसंद, लव चॉकलेट। ओके जी। राबिया कहती है बट एवरी वन थॉट कि ये जो मोटा मोटा है ये खा खा के ही हुआ है। ये राबिया बहुत बड़ा मसला है जिंदगी का। लाफिंग बाय एचबी लेवल इंक्रीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज होता है। सुंदर कह रही हैं जी चॉकलेट्स चॉकलेट्स। आप तो स्मार्ट है मैम। वर्दा नहीं यार, टी में एक चॉकलेट मिक्स करके पी लें, स्ट्रेस रिमूव। वाओ सिद्रा जबरदस्त यार, ऐसा भी होता होगा यार, मैंने कभी चॉकलेट ही मिक्स करके भी। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं टिप्स पे। ये यार ये टिप्स वाला फेवरेट पार्ट होता है मेरा। अच्छा अच्छा, जल्दी से हम टिप्स खत्म करते हैं, मैंने आपको वो दिखानी है, 47 मिनट हो गए हैं और आपने मेरे साथ वो करनी भी है। अच्छा जी, पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले टिप्स है एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है जी। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव। assert your feeling, opinions, beliefs instead of becoming angry, defensive, or passive. Learn and practice relaxation techniques. Try meditation, yoga. मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ। Learn and practice relaxation techniques. Try meditation, yoga. Tai Chi for stress management. अच्छा जी, एक्सरसाइज रेगुलरली, योर बॉडी कैन फाइट स्ट्रेस बेटर व्हेन इट इज फिट। यार हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है ना, वो चीज़ भी बहुत पॉजिटिव होती है हमारे लिए। ठीक है जी, एक्सरसाइज रेगुलरली। आ गया ईट हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड मील्स। मील की बात किया हमने, हमने हेल्दी फूड इनटेक करना है, हमने पानी का इनटेक बहुत ज्यादा करना है, हमने लेस कोल्ड ड्रिंक्स कर देनी है, माइनस कर देनी है, हमने हमने डेयरी फूड्स लेनी है, पीनट्स लेने हैं, हमने जैसे कि 5 ग्रुप्स की बात हुई थी कल, तो वो सब लेने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप्स पे। लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली। Set limits appropriate and learn to say no to requests that would create excessive stress in your life. ठीक है जी। मेक टाइम फॉर हॉबीज, इंटरेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अच्छा यार, किसी ने मुझे अपने हॉबीज नहीं बताया, हमने हॉबीज पे बिल्कुल भी बात नहीं ना की, किसी ने भी नहीं बताया कि सबकी क्या क्या हॉबीज हैं। रूटीन और हॉबीज में तो डिफरेंस होता है ना यार। रूटीन तो होती है जो आप डेली बेसिस पे करते हो, हॉबीज होती है जो आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटी होती है, जो आपने अपने बड़े अच्छे फन वाले टाइम में करनी होती हैं। तो जैसे कि गार्डनिंग हो गया, जैसा कि हो गया कॉइन कलेक्ट हो गया, जैसा कि ड्राइंग करना हो गया, जैसा कि स्टैम्प कलेक्टिंग हो जाता है, जैसा कि शॉपिंग हो जाता है। फेवरेट हॉबी है मेरी, अगर कोई करवाए तो, अपने पैसों से करूँ तो बहुत मुश्किल लगता है। इस तरह से गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप। स्लीप इज अ बेस्ट हॉबी। इसे भी अपनी हॉबी बनाए, जिसके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, रात को सोया करे ढेर सारा। अच्छा जी, योर बॉडी नीड्स टू टाइम टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ये चीज समझनी चाहिए, हर चीज को टाइम लगता है, वक्त लो, अपनी चीजों को बेटर करो, उन चीजों को लर्न करो। ठीक है जी। डोंट रिलाई ऑन अल्कोहल, ड्रग्स और कंपल्सिव बिहेवियर टू रिड्यूस स्ट्रेस। जो जो स्मोकिंग करते हैं, जो जो अल्कोहल लेते हैं, जो जो ड्रग्स लेते हैं, खुदारा उन्हें अपनी जिंदगी से माइनस कर दें। अपनी यार, आप एक जो सिगरेट पीते हो ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है
कि ये सेहत के लिए मुज़र है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी ऐड चलती है उसमें भी मेंशन है। जो चीज़ खुद कह रही है कि भाई मैं खतरनाक हूँ, तो उसे क्यों इनटेक करना है यार हमने? उसकी जगह पे बबल च्यू कर लिया करो, कुछ अच्छा खा लिया करो, वो जो सिगरेट की डब्बी पे आप लोग पैसे लगाते हो, उसका गर्लफ्रेंड को बैलेंस करा दिया करो, नहीं तो मुझे करा दिया करो। कुछ ऐसा कर लिया करो, ठीक है ना? तो यार छोड़ दो यार, ये बहुत मुश्किल है यार। मजाक कर रही हूँ ये बैलेंस वाली बात पे, इसे सीरियस बिल्कुल नहीं लेना यार। कोई अच्छी चीज खा लिया करो, कोई फ्रूट ले लिया करो उतने का, अपनी हेल्दी डाइट ले लिया करो, पीनट ले लिया, करीब खड़े होकर उसी दुकान पे कुछ अच्छी चीज खा ली, बजाय कि आप स्मोकिंग की डिब्बी लो और आप स्मोक करो और एयर को भी पोल्यूशन फैलाओ, और अपने आप में भी और अपने कपड़ों में भी और एवरीथिंग। ठीक है जी, होप सो कि ये चीजें आप छोड़ दो जो जो करते हो। Learn to manage your time more effectively. Seek out social sports. Spend enough time with those you enjoy. Spend enough time with those you enjoy. ठीक है जी। ट्रीटमेंट, हमने टॉकिंग ट्रीटमेंट भी देख लिया, हमने डीप ब्रीथिंग देख ली, हमने मेडिटेशन देख ली, इकोथेरेपी देख ली, हमने पेनारोमा योगा भी देख लिया। अरोमा थेरेपी रहती है, वो मैंने कल के लिए संभाल के रखी हुई है, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं, 51 मिनट्स हो गए हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी 45 चैट्स हो गए हैं वो नहीं पढ़ रही। ठीक है जी, मैं वीडियो की तरफ जा रही हूँ और इसके बाद मैं आपकी चैट्स की तरफ आऊंगी। ये रही वीडियो। अच्छा यार, ये तो नहीं कह रहे आप लोग कि आपको आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, आई थिंक सो लेट स्मोकिंग को एक शौक ही समझते हैं। सारा ठीक कहा रुबीना बेटा जी, पढ़ पढ़ के भी क्यों पीते हो आप? यार ये रुबीना इन्हें समझाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, थैंक यू। बेशक लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा यार, बाद में आते हैं आपकी चर्च की तरफ। अच्छा जी, वीडियो नजर आ रही है सबको? मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपने मेरे साथ साथ ये स्टेप्स करने हैं। ठीक है जी, 3 2 1, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बी रेडी। सबने क्रीम वगैरह अपने पास रख ली है? जी। अच्छा जी, हमारा सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेप ये है, अप्लाई क्रीम टू योर हैंड्स लाइक दिस। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, आपके जो हैंड की टॉप्स है ना, आपने उन्हें रब करना है इस तरह से अपने ये थंब के थ्रू। ठीक है, ये उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये वाला, ये जो स्टेप है ना, ये आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आपको स्ट्रेस होती है तो आप इनको प्रेशर पॉइंट्स को जब करते हो तो आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है। इसके अलावा जब आपको हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करूं, पैनाडोल भी खा लिया, नींद भी पूरी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए हैंड मसाज बहुत बेस्ट है। क्रीम अप्लाई करो और आपकी ये जो फिंगर्स के दरमियान में जगह होती है, ये जो ये आपके थंब के दरमियान में जगह है, इस पे आप मसाज करो। ये आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इन पे प्रेशर दो, ये आपकी किसी भी तरह की पेन है, हेडिक है या और भी कोई पेन है, उसे रिवील करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इस तरह से आपने मसाज करना है इनका, लाइक दिस। यार ये वीडियो आप सबको रुक रुक के आ रही है, फंस फंस के तो नहीं आ रही? मेरा ख्याल है ये जब हम लोग इस पे स्क्रीन शेयर करके करते हैं ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए। फिलहाल आप स्टेप देख लो।
जी जी बिल्कुल सायरा, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ बेटा मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप एक दफा देख लो, क्योंकि मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना। अच्छा ये देखें, ये आपने पिंच करना है अपनी फिंगर टिप्स को, लाइक दिस, इस तरह से, और फ्यू सेकंड के लिए आपने इन्हें पिंच करके रखना है। अच्छा यार, मैंने इतनी जोर से पिंच किया था कि मेरी फिंगर्स रेड हो गई थी, तो इतनी जोर से पिंच नहीं करना, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, तो वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी जोर से पिंच कर रही थी मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं। इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स को जो है ना स्क्वीज करना है साइड टू साइड। अच्छा ये स्टेप्स मैंने आपको वीडियो भी शेयर कर दिया है, आपको ये स्टेप्स भी मिल जाएंगे। तो वीडियो में आवाज बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं साथ बोल भी नहीं रही, मैं बोल ही रही थी, और क्योंकि यहाँ आवाज भी नहीं आती ना जब आप वीडियो शेयर करते हो, तो इसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन स्टेप मैंने स्लाइड्स में लिख दिए हैं, तो वो स्टेप भी आप देख लेना उधर से। वैसे तो ये स्टेप बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये वीडियो में साफ पता चल रहा है कि क्या क्या स्टेप हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने अपनी जो है साइड वाली यूज करनी है फिंगर्स, वन बाय वन, इनकी साइड टू साइड, लाइक दिस। अच्छा जी, ये जो अब नेक्स्ट स्टेप आया ना हमारा, ये आपने अपनी रब करना है फिंगर को ऑन द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, टॉप से स्टार्ट कर ले, बॉटम से स्टार्ट कर ले, बेस से स्टार्ट कर ले, और इसे रब करते हुए आपने ऊपर को जाना है, लाइक दिस। आई डोंट नो ये वीडियो क्यों फंस रही है, ये मुझे भी तंग कर रही है अब तो। चलिए सोल्यूशन तो हमारे पास है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आप सबको, डोंट वरी। अच्छा जी, इसी तरह से आपने अपनी सारी फिंगर्स को करना है वन बाय वन, लाइक दिस। इस तरह से साइड टू साइड आपने इन सबको रब करना है। अच्छा ये जो टेक्निक होती है ना यार, ये बड़ी इफेक्टिव है, इससे आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर आपकी फिंगर के, तो आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जब ऊपर से नीचे अप से डाउन आप करते हो ना, तो ये बड़ा अच्छा करते हैं, वर्कआउट करते हैं आप। अच्छा जी, ये क्या है, आपने अपनी जो है थंब के साथ हाथ की जो बैक साइड है उसे सारा मसाज करना है। अच्छा फिर आपने रिस्ट जो है ना, ये भी हमारी बड़ी सूथिंग पॉइंट होते हैं जब आप रिस्ट को करते हो, तो अगर आप फ्रिक्वेंटली अपनी रिस्ट को ये मसाज करोगे, रेपिटेटिव मूवमेंट दोगे, तो ये स्ट्रेस के साथ साथ आपकी किसी भी तरह की पेन जो है उससे भी रिलीज करेंगे। अच्छा इससे ये होता है कि आपके हाथ जो है वो थक जाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ मसाज कर रहे हो, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी स्ट्रेस रिलीव हो रही है तो आप जरूर इसे ट्राई करो। ठीक है जी। आ जाते हैं हम लोग वापस अपनी टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, समझ आ गई है सबको? तो जी जी, इसमें साउंड नहीं है, मैंने बताया था कि इसमें साउंड नहीं है, इसमें स्टेप जो हैं
नहीं यार, इसमें साउंड नहीं है और मैंने साउंड वाली नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें साउंड की जरूरत ही नहीं थी। एक तो मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ मैंने स्लाइड्स में भी सारे स्टेप बता दिए थे, एंड द थर्ड वन चीज ये कि आपको पता चल रहा है कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है जी, क्योंकि वो एक टाइम में दो दो काम नहीं ना होते कि मैं साथ साथ बोलूंगी और साथ साथ वो मैं करूंगी, तो ठीक है जी। वीडियो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, वीडियो मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, होमवर्क की बात कर लेते हैं। टाइम हमारा पूरा हो चुका है, 11 बज चुके हैं। इस सेशन का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, घंटा कहाँ गुजरता है, समझ नहीं आती। अच्छा जी, होमवर्क जो है आज का, वो डॉक्यूमेंट मैंने आपका ऑलरेडी मेल कर दिया है और मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। ये रहा जी हमारा होमवर्क है ये, दिस वन। डेली अपने लिखने आपने बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन ये लिखवाने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। नेम डेट मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट टाइम नहीं, सेकंड लास्ट टाइम जो पहले डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उसमें नेम और डेट का ऑप्शन नहीं था, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था देखने में कि ये किसका है और ये किसका है। कुछ बच्चों ने अपना नाम मेंशन भी कर दिया था, वेरी गुड। उसे मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब ये चले, अब तो सामने चीज लिखी हुई है तो ये आप कर दीजिएगा। ठीक है जी। कोई और बात, कोई और सवाल है तो पूछ लें इससे पहले कि हमारी मीटिंग एंड हो जाए। जी आ गई है समझ। गुलनाज क्या कहनी है, हैड हेडेक बिफोर बट आफ्टर दिस थेरेपी माय हेडेक इज स्लोअर डाउन लिटरली। जबरदस्त गुलनाज, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये आजमाई हुई टिप है, आप सब करो तो ये बहुत इफेक्टिव है आपके हेडेक के लिए। माहम आप भी करो यार, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव होगी। चलें जी, वेरी गुड। इकरा सबको समझ आ गई है। अच्छा मुनज़्ज़ा, आपका ठीक नहीं होता बेटा, या ये आप भी करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। खुद नहीं कर सकते तो किसी को, अपने पेरेंट्स में से, मतलब अपनी मदर को कहो, अपनी सिस्टर को कहो, उन्हें उन्हें बता दो, वो आपको अगर अप्लाई कर दें ये मसाज आप पे तो वेल एंड गुड। ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क टाइम पे कर लेना, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, एडिफर्स को भी दुआ में याद रखें, क्योंकि वो माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कॉन्टेक्ट करने के लिए, मुझे अपनी टिप्स आप तक पहुंचाने के लिए, आपको लर्न करने के लिए। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।